हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने इसी स्लाइड शो में एक वीडियो बनाया था, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। एक्चुअली हम रूटीन में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, सभी लैंग्वेज में करते हैं। कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज कभी भी ना शुद्ध लिखी जाती ना बोली जाती, कुछ ना कुछ उसमें एरर रह जाता है, पर हम करते रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इम्प्रूवमेंट का चांस हमेशा है, तो हमें एरर्स को देखते रहना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको भी पता है कि लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती, फिक्स नहीं होती। लैंग्वेज चेंज होती जाती है टाइम के साथ साथ, फॉर्मेट चेंज होता है। आपने पढ़ा होगा आर्केइक वर्ड्स लिखा रहता है। से फॉर एग्जाम्पल यू को पहले दाऊ, दी। इवन 17th सेंचुरी के जो फेमस ऑथर्स हैं उनकी भी लैंग्वेज कई बार बहुत ज़्यादा लेजिबल नहीं होती हमारे लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम वर्ड्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो वर्ड्स वोकैबलरी आपको मॉडर्न करेक्ट न्यू कंटेम्प्रेरी वोकैबलरी पता होना चाहिए। हमें कंटेम्प्रेरी अपडेट्स पता होना चाहिए कि अभी क्या फॉर्मेट आया है, अभी क्या नए आइडिया, नए नोशन, नए इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज के लिए क्या है। इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम अगर अवेयर नहीं है तो हम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, हम नया फॉर्मेट नहीं लाते, और इस तरह से बहुत सारे एरर्स की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन कॉमन एरर्स क्या है वो आज हम अभी 5-6 कॉमन एरर्स इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद मैं ये वाला इस तरह के वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोग अपना व्यू दें, और आप को कहाँ कन्फ्यूजन है तो जस्ट लीव योर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, राइट। तो चलिए, पहला एरर आपने देखा होगा कि एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, राइट, तो वो क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, और कुछ लोग नहीं लगाते। ये कन्फ्यूजन हमेशा ही रहता है कि कब फुल स्टॉप, किस शॉर्ट फॉर्म में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। तो इसके शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशंस कहते हैं, आपको पता है। तो इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर उस वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का की स्पेलिंग में लास्ट का वर्ड और जो उसका शॉर्ट फॉर्म बना है उसका लास्ट का वर्ड अगर कॉमन है तो एब्रीविएशन तो डॉट या पीरियड या फुल स्टॉप डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट कर रही हूँ, कैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, तो स्पेलिंग मिस्टर की क्या है, MISTER, मिस्टर, है ना। तो आर लेटर से मिस्टर की स्पेलिंग एंड होती है, और मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म भी क्या है, MR। तो उन केस में जिनका शॉर्ट फॉर्म में फुल वर्ड की स्पेलिंग का लास्ट वर्ड और शॉर्ट फॉर्म का लास्ट वर्ड मैच होता है, तो वो उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है कि अगर जस्ट उसका ऑपोजिट, कि अगर स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इज़ फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर, सो PROFESSOR, तो प्रोफेसर, है ना। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PROF, इसका शॉर्ट फॉर्म PROR तो नहीं है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, PROF है। तो जब अगर PROF है तो ये पूरा नहीं है, तो इसीलिए प्रोफेसर का लास्ट लेटर है R और इसका शॉर्ट फॉर्म का लास्ट लेटर है F। तो इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो उसमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि अगर किसी वर्ड के फुल फॉर्म में का उसका वो लेटर और एब्रीविएशन का लेटर सेम हो तो फुल फॉर्म तो डॉट की ज़रूरत नहीं है। पर अगर स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड एंड एब्रीविएशन, द लास्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन इज़ नॉट मैच्ड, अगर वो कॉमन नहीं है तो फुल स्टॉप की ज़रूरत होती है, राइट। चलिए, तो ये फर्स्ट रूल हुआ। सेकेंड, सेड और टोल्ड।
आपने देखा होगा कि सेड और टोल्ड हमें लगता है कहा, तो वो एक जैसा ही लगता है कि सेड और टोल्ड जो है वो एक ही, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सेड और टोल्ड का सिर्फ आप ये इसमें जो लिखा है वो पढ़ लीजिएगा, पर सेड और टोल्ड का सबसे कॉमन फ़र्क जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने स्कूल डेज में पढ़ी है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो मतलब देखो, इसको ऐसे समझो कि आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है। इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि सब्जेक्ट, व्हाट्स अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। तो फिर एक नाउन, कौन से नाउन प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट कहेंगे और किस नाउन प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट कहेंगे? तो आपने देखा कि दोनों कॉमन स्ट्रक्चर सेंटेंस का देखें तो उसमें सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब है तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन, कि अगर मैथ्स में हम करते हैं एल इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो बीच में अगर वर्ब है तो वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा डूअर या वो सब्जेक्ट होगा जो कोई एक्शन करने वाला है। वर्ब का मतलब ही एक्शन है, तो वो कोई काम करने वाला है। तो हमेशा याद रखिए कि वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट होता है और वर्ब के राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा रिसीवर होता है, जो सब्जेक्ट का किया हुए काम को जिससे इफेक्ट होता है या उस काम को वो रिसीव करता है ना। तो अब यहाँ पर याद रखिए कि अगर कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है और सेंटेंस बन जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कई बार ऐसा कहते हो मम्मी को कि मैं आ रहा हूँ, आता हूँ, तो मम्मी इज़ नॉट अवेयर आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आते हो। मम्मी भी कई बार, या उनको पता है, उन्होंने कहा ठीक है ओके जल्दी आना, खाना बन गया है, या जो भी है ना। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो वर्ब है ये क्या है? ऑब्जेक्ट लेस है, क्योंकि इसका एक्शन कहाँ ख़त्म हो रहा है पता नहीं। तो इसीलिए ऐसी वर्ब को ऑब्जेक्ट लेस कहते हैं, और इसी को टेक्निकली कहते हैं इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव मतलब जिसमें ट्रांसफ़र, एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं होता दिख रहा है ना। और ट्रांजिटिव जिसमें एक्शन का ट्रांसफ़र होता है, वो होते हैं ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले सेड और टोल्ड के पहले आप ये इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव अच्छे से समझ लो कि जब वर्ब का, वर्ब मतलब अगेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, कि जब उस एक्शन का ट्रांसफ़र किसी दूसरे सा नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो वो क्या है? वो ट्रांजिटिव है। और जब उस एक्शन, वो एक्शन, वर्ब का एक्शन या एक्शन जो है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे, दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे एंड नहीं हो पा रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव है। तो सेड और टोल्ड बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप अभी याद कर लोगे और आज ही याद कर लोगे कि सेड और टोल्ड क्या है। सेड जो है जिसका स्ट्रक्चर आप एक तरह से याद रखो कि सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, क्योंकि जितने भी इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसमें, इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, वर्ब्स हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सेड होता है। और जिसमें ट्रांजिटिव मतलब सेड के बाद किससे कहा कहना, अभी हम यहाँ सेड और टोल्ड की बात कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में अगर कोई पर्सन किसी से कुछ कह रहा है तो वो टोल्ड होता है। बस इतना याद रखो कि अगर वो कह रहा है तो वो उसका टोल्ड होता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्यों दिया है? क्योंकि हम नरेशन में ही सेड और टोल्ड किसने किससे कहा पढ़ते हैं ना, वो नरेशन का ही पार्ट है, इसीलिए नरेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ही सेड आई कैन नॉट अटेंड द ओकेजन, है ना। तो ही सेड किससे कहा? नहीं पता, इसीलिए सेड लगाया उसमें। तो उसका इनडायरेक्ट, तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी मैंने बनाया वीडियो, फिर भी चलिए यहाँ 1 मिनट देखते हैं। ही सेड दैट ही, क्यों? क्योंकि ही का रिफ्लेक्शन ही होगा, और कैन का कुड क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेड
पास्ट टेंस है, तो सेड नॉट अटेंड द ओकेजन। चलिए बस आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ सेड क्यों लगा है, यहाँ सेड इसलिए लगा है क्योंकि ही सेड टू हुम नहीं पता, डोंट नो, तो इसीलिए ही सेड आएगा। और टोल्ड कहाँ आता है, टोल्ड आता है ट्रांजिटिव में। क्यों, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मोहन, है ना, तो मोहन, यहाँ दो लोग हैं, ही है और मोहन है, ऊपर वाले केस में सिर्फ ही है। तो जब आप अकेले बोल रहे हो और आप कोई काम कर रहे हो पर आप बोल रहे हो अकेले, आपने किससे बोला, नहीं, आपने सिर्फ ये बोला कि ही सेड, आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो कि ही सेड आई कैन नॉट अटेंड द ओकेजन, है ना, पर आपने यहाँ ये नहीं बोला कि ऐसा उसने मोहन से बोला था तो मैंने सुना, या मुझसे बोला तो सुना, या किसी और से बोला तो सुना, ऐसा नहीं, बस ही सेड, है ना, तो वो सेड हो गया। और टोल्ड कब हुआ, एग्जाम्पल है ही सेड टू मोहन, मतलब यहाँ दो लोग हैं, कहने वाला दो लोग के बीच में बात हो रही है, ही के और मोहन के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर मोहन कौन है, रिसीवर है या ऑब्जेक्ट है, तो उसका कहना किस पे ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है मोहन पे, और इसीलिए सेड टू का हमेशा याद रखिए टोल्ड हो जाता है। ही सेड टू मोहन आई कैन नॉट अटेंड द ओकेजन, ही सेड, ही टोल्ड मोहन दैट ही कुड नॉट अटेंड द ओकेजन, राइट। अब यहाँ पे देखिए बोल्ड रेड में लिखा है नॉट टोल्ड टू, टोल्ड टू कभी भी नहीं होता क्योंकि सेड टू का ही रिप्लेसमेंट है टोल्ड। तो आप ये गलती नॉर्मली हम नहीं करते, फिर भी आप अवेयर रहिए कि सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड, तो टोल्ड टू नहीं होता, और सेड टू का ही टोल्ड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सेड टू, तो टू कौन, मोहन, तो सेड टू का टोल्ड, है ना। चलिए नाउ थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कई बार हमने डिस्कस किया, मैंने इसका स्लाइड शो भी बनाया है, एक और बनाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रामर का पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन की बहुत सारी वैरायटी, आपको पता है कि प्रोनाउन इज़ द वर्ड, प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, है ना। तो प्रोनाउन तो हमें पता है कि नाउन, प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, लेकिन प्रोनाउन जैसे ही प्रोनाउन है, क्योंकि उसमें ही और मोहन अभी हमने देखा, तो ही पता नहीं कौन है, लेकिन मेल है और थर्ड पर्सन है, ये तो पता चल गया। तो इस तरह से जब नाउन को हम रिप्लेस करते हैं तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो नाउन, नाम तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन हैं। तो उन प्रोनाउन को यूज़ करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ख़ास तौर पे प्रोनाउन की भी बहुत सारी वैरायटी है ना। तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, बहुत सारे वैरायटी हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो एक दिन मैं प्रोनाउन का अलग से बना दूंगी, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलेटिव का तो आपको पता है, ऑल WH क्वेश्चंस व्हेन इट आर यूज इन द मिडिल इट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दी, दोज, 5 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, है ना। इस तरह से प्रोनाउन तो बहुत सारे, वो हम करेंगे एक दिन डिस्कस। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में आपको पर्सन को भी याद रखना है, आपको नंबर सिंगुलर प्लूरल भी याद रखना है, और आपको जेंडर भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें नंबर भी है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा की कर रहे हैं। दूसरा, आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं कि सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन में भी मैं की बात कर रहे हैं या हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन है पर्सनल प्रोनाउन में। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको बता देती हूँ। अभी हमने फिर से, आई एम टेकिंग यू बैक, कि एक जो स्ट्रक्चर है, वो से स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉमन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो अभी आप सब्जेक्ट को माइंड में रखो, और सब्जेक्ट में मान लो ऐसा है, एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हमेशा याद रहता है कि अगर राम किल्ड रावण, है ना, तो अगर राम भी नाउन है, राम भी नाम है और रावण भी, पर राम क्यों सब्जेक्ट की, क्योंकि राम कुछ काम कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है, रावण के लिए कर रहा है, तो इसीलिए राम सब्जेक्ट है एंड रावण ऑब्जेक्ट है। पर अब अगर आपको राम को रिप्लेस करना है तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही वर्ड है हमारे पास और वो है ही। वो कोई भी मेल थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, हम ही कहेंगे। हाँ, अगर राम की जगह आप खुद की बात करते कि आप ही राम हो तो आई हो जाएगा।
अगर आपसे मैं बात करूँ, आप राम हो तो यू हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिप्लेसमेंट होता है। पर सब्जेक्ट की जो है कितने तरह के प्रोनाउन यूज़ होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, वो सिर्फ 7 पर्सनल प्रोनाउन याद होते हैं, याद रखिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में। तो 3 पर्सन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन या तो आई है, या प्लूरल है तो वी है। और सेकंड पर्सन कौन है? तो यू है, और या तो सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। अब प्रॉब्लम आती है थर्ड पर्सन में, वहाँ हमें जेंडर देखना है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं। तो मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो ही है या शी है या नॉन लिविंग थिंग है, या बच्चे को, छोटे बच्चे को भी इट कहते हैं तो इट है, या प्लूरल है तो दे है ना। ये भी हमें सोचना पड़ता है, और इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन में दिक्कत आती है। तो सब्जेक्ट की जगह में कितने पर्सनल प्रोनाउन है? 7। आई, वी, ये तो सिंगुलर आई और प्लूरल भी फर्स्ट पर्सन। देन यू, देन ही, शी, इट या दे, आप काउंट करना, ये 7 होते हैं। तो ये सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। पर जैसे ही अगर आप यही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे रावण की जगह, तो ऐसा नहीं होता कि दे हैव गिवन अ बुक टू आई, ऐसा नहीं होगा। टू मी है ना, तो आई का मी हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, तो दे स्कोल्डेड मी, और दे स्कोल्डेड आई तो नहीं होगा। आई सब्जेक्ट है तो दे स्कोल्डेड मी हो जाएगा। मैंने कहा मुझसे मत बात करो, उससे बात करो, तो डोंट टॉक, क्योंकि टॉक आ गया ना बीच में वर्ब, टू मी, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, डोंट टॉक आई। डोंट टॉक टू मी, टॉक टू हिम, राइट। टॉक टू ही नहीं कहेंगे। तो ये डिफरेंस समझो कि आई का मी, वी का अस, ये जो जगह बता रही हूँ ये ऑब्जेक्ट है, तो आई का मी, वी का अस, यू कॉमन है, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। फिर ही का हिम, हिज नहीं होगा, हिज पॉजेसिव है, बाद में डिस्कस करेंगे, पर ही या हिम। शी का हर, इट कॉमन है, इट यहाँ भी, इट इज़ 4 o'clock एंड डोंट टच इट, तो इट सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी, इट कॉमन है यू की तरह, तो इट का इट ही, पर दे का देम। तो ऑब्जेक्ट में कितने प्रोनाउन है? मी, वी, यू, हिम, हर, इट और दे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह में यूज होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में, मान लो एक सेंटेंस में तीनों पर्सनल प्रोनाउन है। मान लो सेंटेंस में है आई भी है, यू भी है और ही भी है, या दे भी है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को भी दे देंगे, ऐसा नहीं होता। इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि हम फर्स्ट पर्सन अगर 2 है तो कोई, खुद को थर्ड प्रायोरिटी में रखना हमेशा। सेंटेंस जब बनाते हो, ये प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, तो सेंटेंस जब बनाते हो तो हमेशा याद रखना कि उसमें अगर आई, मी, यू, वी ऐसे वाले पर्सनल प्रोनाउन है तो उसमें खुद को थर्ड प्रायोरिटी, तो कभी भी, या सेकेंड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी समझो, खुद को लास्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना? जो सामने है। अगर उस सेंटेंस में यू है तो यू को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर यू के बाद थर्ड पर्सन जो आपके बीच में नहीं है वो उसको सेकंड प्रायोरिटी, और आई को थर्ड प्रायोरिटी, ये याद रखना। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल पूरा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। यू, शी एंड आई आर गोइंग टू मार्केट टुडे। तो यू, तुम भी चलना, वो भी चलेगी, और मैं भी। तो यू, शी एंड आई आर गोइंग टू मार्केट टुडे, है ना, हम तीनों चलेंगे बाजार। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि आप पहले हो, सामने हो, तो आपको प्रायोरिटी, फिर जो नहीं है यू, दे, वो सारे लोग, एंड आई। मी नहीं कहना, क्योंकि अभी हमने वर्ब के पहले लगाया, ये भी बड़ी गलती होती है। हम कॉमनली क्या कहते हैं? मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू मार्केट टुडे। नो, मी इज द ऑब्जेक्टिव, आई एंड माई ब्रदर। तो अब इसमें भी मिस्टेक है, माई ब्रदर को पहले प्रायोरिटी दो, माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू मार्केट टुडे, माई ब्रदर एंड आई, है ना। तो याद रखो कि हमेशा खुद को लास्ट प्रायोरिटी में रखना, जो सामने है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, मीन्स यू को फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जो नहीं है हमारे बीच में वो हो सकता है ही, शी, इट या दे, उनको सेकेंड प्रायोरिटी, और खुद को थर्ड प्रायोरिटी। और खुद कौन है? वो मी नहीं है, वो आई है। क्यों? क्योंकि मी तो हमेशा वर्ब के बाद आता है।
तो ये मुझे लगता है क्लियर होगा। अब फॉर्मूला क्या है, 2 3 1 आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि 2 कौन है, सेकंड पर्सन है, यू है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। 3 कौन है, थर्ड पर्सन है जो नहीं है हमारे बीच में, उसको सेकंड प्रायोरिटी। और 1 कौन है, 1 आई है, खुद को, या वी अगर सेंटेंस में है तो हमें थर्ड प्रायोरिटी में रखना है, ये रूल होता है। पर दूसरा रूल एक और याद रखिए कि अगर क्या कह रहे हैं, व्हेन द स्टेटमेंट इज कन्फेशनल, कन्फेशनल मतलब आप कन्फेस करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि यस मैं सिनर हूँ, मेरी मिस्टेक है, मैंने ब्लंडर की, मैं भी इन्वॉल्व थी इस स्कैम में, इस प्रॉब्लम में, कुछ भी। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं और इसमें भी आई मी यू, आई यू ही आ रहा है, तो फिर खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना कि मैं कल्प्रिट हूँ, आई यू एंड ही पहला, फिर जो सामने है वो, और फिर जो नहीं है हमारे बीच में ही, ऐसा सेंटेंस बनता है। तो आई यू ही आर द सिनर्स, राइट। आई एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि ये कैसे कन्फेशनल सेंटेंसेस है। कन्फेशनल मतलब जब हम एक्सेप्ट करते हैं कोई ब्लंडर, कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, तब। तो आई यू एंड ही आर द सिनर्स, आई एंड यू, तो इसमें सिंपल, पहले मैं, फिर आप, फिर वो, मैं आप वो, ऐसे वाले सेंटेंस बनते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब आप एक और चीज़ याद रखिए, ही एंड आई, तो आर आएगा कि एम आएगा, एम आएगा, सॉरी आर आएगा। क्यों आएगा आर, एम नहीं आएगा? क्यों आएगा आर? क्योंकि दो लोग, ये प्लूरल है। सेंटेंस में क्या है, जैसे कि सेंटेंस इसमें नहीं दिया है, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। चलिए एक नाउन लेते हैं, मोहन एंड आई। सुनना, मोहन, क्योंकि खुद को तो लास्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं, ये वही रूल है। लेकिन उसके बाद वर्ब क्या आएगी, ये दूसरा रूल है कि आई के बाद वर्ब एम आएगी कि आर आएगी। तो मोहन, क्योंकि यहाँ नाउन ले लिया मैंने, ही नहीं लिया, मोहन लिया। मोहन एंड आई आर are solving this matter, right? Mohan and I are solving this matter. तो मोहन एंड आई, अब आई के बाद हमने हमेशा आई एम सुना है, बट चलिए मैं कहती हूँ दूसरा एग्जाम्पल, शी एंड आई आर गोइंग टू सॉल्व दिस थ्योरम, राइट। तो शी एंड आई, और आई के बाद आर, क्यों? क्योंकि शी एंड आई मिलकर दो हो गए। और तीसरा एग्जाम्पल, यू, शी एंड आई आर डूइंग दिस असाइनमेंट। कौन? क्योंकि आप सामने हो तो पहले यू, शी एंड आई आर डूइंग दिस असाइनमेंट, तो आर ही आएगा आई के बाद, क्योंकि अब हम तीन लोग हो गए इस एग्जाम्पल में। ये है एक और रूल। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो अब अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ऐसे भी और बहुत सारे फ्रेजेस हैं, जैसे कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसका मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी, जब बताऊंगी। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है कि अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है, तो इसके रूल्स दो, एक तो अ नंबर ऑफ का रूल है और एक है द नंबर ऑफ का। अ नंबर ऑफ, अ इज द सिंगुलर, अ इज वन, राइट। तो बस आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, आप सबसे अच्छा इस तरीके से याद रखिए कि अ नंबर ऑफ इज, दैट इज फॉलोड बाय प्लूरल, जबकि वो अ है सिंगुलर, पर बस आप याद रखने के लिए करिए कि अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल। तो क्या सेंटेंस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, नॉट इज, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप, अ नंबर ऑफ। पर अगर द नंबर ऑफ है तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि द नंबर ऑफ क्राइम्स इन द न्यूयॉर्क हैज़ इंक्रीज दिस ईयर। द नंबर ऑफ तो इज इज आएगा, या हैज़ भी एक सिंगुलर वर्ब है, तो द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यूयॉर्क हैव नहीं आएगा, हैज़ इंक्रीज दिस ईयर, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लास्ट स्लाइड है शो की। योर्स ओबीडियंटली,
योर्स ओबीडियंटली और योर ओबीडियंटली। सेकेंड वाला करेक्ट है। बहुत कॉमन एरर जो है वो है क्या, कि जब हम योर्स ओबीडियंटली अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। आपने अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा अपोस्ट्रोफी एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म के लिए ही विल, शी विल, आई विल, ही हैज़, राइट, यू आर, तो अपोस्ट्रोफी से शॉर्ट फॉर्म बनते हैं। तो वो किसके लिए है, या तो शॉर्ट फॉर्म बनते हैं या कभी कभी पजेसिव प्रोनाउन के लिए भी यूज़ करते हैं हम। गर्ल्स हॉस्टल तो अपोस्ट्रोफी एस एंड देन हॉस्टल, है ना। तो एस के बाद वो एक अलग चैप्टर है, मैं बाद में बताऊंगी कैसे पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन लेग्स ऑफ द चेयर तो अपोस्ट्रोफी लेग्स एंड देन एस एंड ऑफ द चेयर। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस हैं इस तरह का, तो वो एब्रीविएशन है। अब आपको पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर फर्स्ट केस लेते हैं अपोस्ट्रोफी वाला एस, तो अगर आप इसको फुल फॉर्म करो योर्स, तो योर इज होता है क्या, नहीं होता। चलिए अगर ये योर आर होता तो भी योर आर तो नहीं होता, यू आर होता है। तो करेक्ट क्या है इसमें, योर्स विदाउट अपोस्ट्रोफी। प्लीज टेक केयर, विदाउट अपोस्ट्रोफी, है ना। क्यों, क्योंकि याद रखिए कि मैं आपको उसका एक अभी मैंने प्रोनाउन थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। एक और तरह की कैटेगरी है प्रोनाउन की जिसको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। राम्स टेम्पल, राइट, या हमने कहा मोहन्स बुक, है ना। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अब यहाँ पर याद रखें कि अगर आप पजेसिव प्रोनाउन में इस तरह से एस लगाते हैं, यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि क्यों अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ ग्रामर का कौन सा पार्ट है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने कहा कि दिस इज़ माई बुक, तो मैं नहीं दे रही हूँ, बहुत दिन से आप मुझसे मांग रहे हो कि मुझे मेरी बुक दे दीजिए, एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। तो आपने एक दिन बहुत माइल्ड होके कहा कि दिस इज़ माई बुक। अब मेरी आपकी बुक फिर भी है या आपके किसी फ्रेंड के पास है, तो आपने कहा प्लीज़ गिव मी, दिस बुक इज़ माइन। भाई बहनों में कई बार हम बोलते हैं ना, दिस बुक इज़ माइन, दिस मोबाइल इज़ माइन। तो मोबाइल, अब आप उसको हाईलाइट करके कहते हो तो माई नहीं बोलते, दिस मोबाइल इज़ माई, नो, माइन। तो माई का क्या हो जाता है, माइन। ऐसे ही फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे आपने कहा, आप मेरे पास आए और आपने कहा कि आपकी फ्रेंड आज असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएगी। मैंने कहा ठीक है, डेडलाइन निकल जाएगी, दिस इज़ हर प्रॉब्लम। तो मैंने बोला दिस इज़ हर प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, पूछ लेना उसे। फिर अब मुझे फिर गुस्सा आया तो मैंने बोला दिस प्रॉब्लम इज़ हर्स। इस तरह से जो हर्स है उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है। दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज योर्स, है ना। तो ये कौन सा योर्स है, वो विदाउट अपोस्ट्रोफी। जैसे इट्स भी होता है, दो इट्स होते हैं, एक अपोस्ट्रोफी इट्स होता है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म जिसको अपोस्ट्रोफी लगा के बनाते हैं, और एक विदाउट अपोस्ट्रोफी, वो इसी फैमिली का, वो पजेसिव प्रोनाउन है। और उसका एग्जाम्पल बताती हूँ, द यूजीसी हैज रिलीज्ड इट्स नॉर्म्स। कौन सा वाला, विदाउट अपोस्ट्रोफी, उसके यूजीसी ने उसके नॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। और अपोस्ट्रोफी एस का एग्जाम्पल, इट्स 4 o'clock, तो इट इज़ 4 o'clock, राइट। तो ये जो अपोस्ट्रोफी और उसका एग्जाम्पल है। अब आप याद रखिए बीच वाला, हमेशा लेटर में योर्स जो है वो विदाउट कॉमा अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, योर्स ओबीडियंटली, मैंने बता दिया क्यों। अब योर्स फेथफुली का भी यूज़ होता है और योर्स सिंसियरली का भी यूज़ होता है। तो याद रखिए कि योर्स सिंसियरली अगर आप कहते हो जहाँ पर आप या तो स्टेक होल्डर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आप पढ़ते हो, आप वहाँ एनरोल्ड हो, आप रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में लेटर में लिखा जाता है योर्स सिंसियरली, क्योंकि आप उनको जानते हो और आप उससे अटैच्ड हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब आप लेटर लिखते हो तो आपको लिखना चाहिए योर्स ओबीडियंटली। पर अगर आप फॉर्मल हो, आप बस किसी को किसी अनएक्वेंटेड को लेटर लिख रहे हो,
डायरेक्ट आपका वहाँ से कोई एसोसिएशन नहीं है, आप वहाँ अटैच नहीं हो, तो फिर आप लिखते हो ओबीडियंटली, फेथफुली, ट्रूली, है ना, इस तरह से। तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, हम लिखते हैं फेथफुली, राइट। तो ये याद रखिए कि फेथफुली जब हम वहाँ अटैच्ड होते हैं, और सिंसियरली जब हम वहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक मिनट बस हो गया। सिंसियरली जब हम अटैच्ड होते हैं, हम जानते हैं, बस एक मिनट बन ही गया। सिंसियरली जब हम अटैच्ड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंसियरली। योर सिंसियर, आई एम रिपीटिंग। देखो कैसा होता है, सिंसियरली जो है वो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर हैं, हम उसका पार्ट है, तो योर सिंसियरली। पर अगर हम फॉर्मल है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं है, तो हम फेथफुली बोलते हैं, योर्स फेथफुली। तो ये रूल है, लास्ट रूल। थैंक यू सो मच, एंड योर फीडबैक्स, योर सजेशंस, योर क्वेरीज आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।